दोस्तों आदाब। एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका फेसबुक फ्रेंड आपसे मुखातिब। आज जिस शख्सियत के सिलसिले में हम लोग गुफ्तगू करेंगे तो बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत है। इतनी अजीब व गरीब शख्सियत है कि उससे जो आदमी मिल लेता है वो बड़ा मुतासिर होता है। एक तो उनकी जो वज़ाक़ता है, मतलब जसामत, वो बड़ी एट्रैक्टिव है, आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है और बुनियादी तौर पर अंदर से बहुत शरीफ, महज़्ज़ब और दोस्त नवाज शख्सियत रखती हैं और एक बेहतरीन शायर हैं। सैयद परवेज़ अहमद साहब जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक शमशी जुड़े हुए हैं, भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इस अहद के एक बड़े शायर का जो बहुत ही कलाम के एतबार से और परफॉर्मेंस के लिहाज से उसका कोई जवाब नहीं है। वो जिस महफिल में रहता है तो उसके नाम के आगे है सरदार चरण सिंह बशर। तो वो सरदारी करते हैं। किसकी सरदारी करते हैं? मुशायरों की सरदारी करते हैं, स्टेज की सरदारी करते हैं। जब वो बैठते हैं तो मालूम होता है कि कोई सरदार बैठा हुआ है, और फिर जब कलाम सुनाते हैं तो मेरी बात की तस्दीक होती है कि वो शख्स जो है अपने कलाम के लिहाज से और अपनी आवाज़ के लिहाज से, अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से उसने अपनी एक अलग से इमेज बना रखी है मुशायरे की दुनिया में। अब इनके सिलसिले में ज़रा सा जान लेते हैं कि क्या है ये। आप लोग तो इनको वैसे शायर जानते हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो बड़ी अजीब व गरीब कहानी। तारिफ न्याजी भतीजे, बहुत शुक्रिया, तुम जुड़े हुए हो। ताहिर फराज का बेटा जुड़ा हुआ है, तारिफ न्याजी। शान मेराज, सैयदा शान मेराज जुड़ी हुई हैं, बहुत शुक्रिया। दीपक अग्रवाल, रूमी, राजीव साहिर, मेरे भाई बहुत शुक्रिया। सारे लोग जुड़े हुए हैं हजरात, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो हैं अपना सरदार चरण सिंह बशर, रजब अली शायर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर हजरात, ये इनके वालिद जो थे उनका नाम था कस्तूरी सिंह। कस्तूरी सिंह इनके वालिद का नाम था। और ये लोग जो हैं रावलपिंडी के से ताल्लुक़ रखते हैं। रावलपिंडी की तहसील एक थी, फतेह जंग का एक गांव था, मोड़ा मोटा में ये लोग रहते थे। उसके बाद जब 47 का जब हंगामा हुआ, फसाद हुआ, लोग क्या बोलते हैं, बड़ा अफरा तफरी का माहौल रहा। आमिर फारूकी भाई शुक्रिया, शिवशरण बंधु भाई शुक्रिया। बड़ा अफरा तफरी का माहौल रहा, मारकाट शुरू हो गई, इधर में भी हंगामा हुआ, उधर भी हंगामा हुआ। तो सरदार कस्तूरी सिंह जो इनके वालिद साहब थे, उनकी एक मुस्लिम बहन जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने किसी से इनके घर तक ये खबर पहुँचाई, इन तक पहुँचाई कि भाई कस्तूरी ऐसा है कि अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मोहम्मद उसामा रावत भाई बहुत शुक्रिया, चरण सिंह बशर भाई, जल्दी से यहाँ से तुम निकल जाओ, क्योंकि एक दिन बाद तुम्हारे घर पे हमले की प्लानिंग हो रही है। बहरहाल इनके वालिद साहब किसी तरीके से बचा के और वहाँ से चले, और वहाँ से चलने के बाद फिर वो जब हिंदुस्तान आए तो एक बड़ा ही अच्छा कस्बा है मेरठ ज़िले में, सरधना, वहाँ रुक गए और वहीं रहे ज़्यादा। तो बुनियादी तौर पर ये रहने वाले मोड़ा मोटा के हैं, रावलपिंडी की तहसील फतेह जंग के, लेकिन ये गुज़रे ज़माने की बात है। अब इनका वतन जो है वो सरधना, आप समझ लीजिए मेरठ
ज़िला सरधना कस्बा में। बहुत अच्छा कस्बा है, मैं जा चुका हूँ। मेरठ ज़िला मेरे पास था, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता था तो मैं जा चुका हूँ। बहुत अच्छा, वहाँ बहुत कलीम कैसर भाई, शुक्रिया, कलीम कैसर भाई जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत नवाजिश। खलीक अहमद जुड़े हुए हैं, बहुत नवाजिश। ओमान से मोहम्मद उसामा रावत जुड़े हुए हैं, हमारे भाई उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। जी, उसामा रावत भाई कह रहे हैं कि इनसे मैं मिल चुका हूँ, ये मस्कत गए थे। जी हाँ, ये पूरी दुनिया में घूमते हैं मुशायरों में, और बहुत हमारे मुशायरों के स्टेज के अच्छे शोरा में, मोतबर शोरा में, कामयाब शोरा में जिन शोरा का जिक्र होता है उनमें सरदार चरण सिंह बशर का नाम आता है। सर राशिद दियाद भाई, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हमारे साथ। तो साहब, इनका वालिद साहब वहाँ से हिजरत करके यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद इनके जो थे, मतलब इनके जो बच्चे थे, समझे, वो 8 भाई हैं इनके, 4 बहनें थी, समझे। और कुछ दिनों बाद, आने के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, वो उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी अपने बच्चों को लेके, कस्तूरी सिंह जी की, कि वो चाहते थे कि बच्चे जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हमसे बुगदोश हो जाएं, सारे बच्चे हमारे पढ़ लिख के कुछ कारामद काम उम करने लगें, और क्या बोलते हैं, बेटियों की शादी कर लें, वगैरह वगैरह, ये सब था। लेकिन वहाँ पर जो मोड़ा मोटा में ये लोग बहुत बाहैसियत आदमी थे, समझे, और वहाँ रावलपिंडी में बहुत बाहैसियत लोग थे। लेकिन रातों रात जो वहाँ से निकलना पड़ा इनको, तो अपना सब कुछ बेचारे ये छोड़ के सारे लोग चले आए। ये आम तौर पर इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो यही होता है कि जो कुछ भी उस वक्त समेट सकते हो जितना, वो ले लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग वो भी नहीं ले पाते, क्योंकि जान का और इतना ख़तरा रहता है कि उसी वक्त यही हालात जो थे वो सरदार कस्तूरी सिंह, इनके वालिद क्या था, इनकी मदर थी, माँ जो थी माया देवी थी, उन लोगों के सामने मतलब ये हालात रहा कस्तूरी सिंह के साथ। तो वो बेचारे किसी सूरत से, उनकी एक घोड़ी थी, वो घोड़ी लेके वो बेचारे भागे, रेलवे स्टेशन आए। रेलवे बड़ी प्यारी घोड़ी थी, पर उसी से वो बेचारे इधर उधर जाया करते थे। बहुत ताल्लुक़ था उस घोड़ी से, लेकिन क्योंकि भागना था, जाना था, तो स्टेशन पर किसी जानने वाले को, रेलवे के जानने वाले को वो उन्होंने दे दिया, और वो फिर आके यहाँ आ गए सरधना। तो साहब, ये तो इनका ये सिलसिला था, जो इनकी बैकग्राउंड इनकी थी, उस ज़माने की थी जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। ये रावलपिंडी से थे, लेकिन क्या बोलते हैं, फिर ये लोग यहाँ आके आबाद हो गए। अब साहब, इनका जो कारनामा है, वो कारनामा ये है कि इनके वालिद साहब जो थे, उनकी ख्वाहिशात यही थी कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीक़े से आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, बच्चियों की शादी किया जाए। लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा नहीं की, समझे। और जाहिर है कि यहाँ आने के बाद गरीबी ने भी उनको। रेहान सिद्दीकी दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। कादिर चौधरी भाई, बहुत शुक्रिया। रेहान भाई देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग अपने पसंदीदा शायर चरण सिंह बशर पर आज बात कर रहे हैं। सैयद आसिम रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो इनके वालिद साहब थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ ज़्यादा वफ़ा नहीं की। और इनके जो एक बड़े भाई थे साहब, समझे, उनका तो कोई जवाब ही नहीं था। उनका नाम था सरदार चमन सिंह। तो सरदार चमन सिंह इन भाइयों में सबसे बड़े थे, 8 भाइयों में, और उसमें ही ये भी शामिल थे, चरण सिंह बशर। तो चमन सिंह मरते वक्त इनके वालिद ने, कस्तूरी सिंह ने, अपने बड़े बेटे की जिम्मेदारी दी कि बेटा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम अब सबसे बड़े भाई हो, तो परिवार की और फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हें अपने तमाम भाइयों को पढ़ाना भी है
और अपनी बहनों के लिए अच्छा रिश्ता देख के उनकी शादियां भी करना। चुनांचे जुहा मुमताज़ मेरी भांजी, अल्लाह अच्छा रखे तुम्हें, तुम भी जुड़ी हुई हो, समझे, बहुत अच्छा। समझे, नुसरत अतीक, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत अतीक भाई। सुनो, तो सरदार चमन सिंह जो हैं वो साहब बड़े अजीब व गरीब कैरेक्टर के आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, समझे। उनका जो अपने वालिद साहब को उन्होंने जो वचन दिया था, जो वादा किया था, उस वादे पर आज तक वो कायम हैं। उन्होंने 8 भाइयों को पढ़ाया, समझे, 8 भाइयों के साथ खड़े रहे, पढ़ाया, बहनों की शादी हुई सबकी, समझे। और ये 8 भाई माशाल्लाह, समझे, सरदार चमन सिंह का बहुत बड़ा क्रेडिट है हजरात। और ये तमाम भाई जो हैं सरदार चमन सिंह को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। मतलब इनकी कोई गुफ्तगू अगर फैमिली का जिक्र आता है तो सरदार चमन सिंह के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। और ये लोग मतलब अपने बाप की जगह सरदार चमन सिंह अपने बड़े भाई को समझते हैं। और उनका भी कारनामा ये है कि उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने भाई बहनों के लिए उन्होंने वक्फ कर दी। सरदार चमन सिंह अभी हैं, हयात हैं। हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और आपकी मिसाल देते हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि ये मिसाल है कि आप जैसा भाई हर परिवार को मिले, जो इसी तरीके से अपनी परिवार की तवज्जो करे और अपने परिवार के लिए सब कुछ करे। अब यहाँ तक हजरात हुआ कि जब सारे भाई इनके पढ़ लिख गए, माशाल्लाह सारे 8 भाई पढ़ लिख गए, बड़ी अच्छी गस्टेड पोस्ट में इनके 6 भाई बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे। और ख़ुद चरण सिंह बशर भी बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, DYSP होके वो रिटायर हुए। तो उन्होंने, और एक करामत जो उनकी सरदार चरण सिंह जी की है, क्या शख्स है भाई। मैं तो बड़ा हैरत ज़दा उनकी कहानी सुन के, इन लोगों की बातें सुन के मैं तो बड़ा हैरत ज़दा रहा। सारे भाइयों को एडजस्ट करके उनका मकान बनवाने के बाद आखिर में सरदार चमन सिंह ने अपना मकान बनवाया। हजरात, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। सारे भाइयों को पढ़ाई लिखाई, नौकरी में सब एडजस्ट करके, बहनों की शादी करके, भाइयों का मकान बनने के बाद आखिर में इनके बड़े भाई जो बाप का दर्जा रखते हैं, सरदार चमन सिंह, उन्होंने अपना मकान बनवाया। हरभजन सिंह देओल भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने अहद के एक बड़े शायर सरदार चरण सिंह बशर का जिक्र कर रहे हैं, उनकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं सरदार। अब सरदार चरण सिंह बशर साहब तो हमारे अहद के, हमारे हम असर शायर हैं। और इनके उस्ताद जो है, मेरी इनकी पहली मुलाकात, शायद सरदार चरण सिंह को याद है कि मैं बरेली गया हुआ था, और वसीम बरेलवी साहब के दौलत कदे पर जब मैं गया तो वहाँ मेरी मुलाकात जो है वसीम बरेलवी साहब ने सरदार चरण सिंह बशर से करवाई। और वसीम बरेलवी जो है सरदार चरण सिंह बशर के उस्ताद हैं, शायरी के उस्ताद जो हैं। हिंदुस्तान का अजीम शायर, बड़ा शायर, बड़ा इंसान वसीम बरेलवी, उनके शागिर्द हैं सरदार चरण सिंह बशर। अच्छा, इनकी इब्तदाई तालीम वही सरदना में हुई, और इन्होंने ग्रेजुएशन जो मेरठ कॉलेज मेरठ से किया, ग्रेजुएशन किया। और 1980-81 में ये सब इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गए। और मतलब ये तो मेरा ख्याल है इनको तो जब इनका सिलेक्शन क्या हुआ होगा, इनको देख ही के रख लिया गया होगा। इनको जो बोर्ड है, जो सिलेक्शन बोर्ड है, उसने इनसे पूछा नहीं होगा, इनको देख ही के कहा होगा, भाई तुम तो वैसे पास हो, इधर आ जाओ कोने में, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि सरदार चरण सिंह बशर मालूम होता है कि या तो ये फ़ौज का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, या
पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये आदमी है। तो सरदार चरण सिंह बशर वहाँ यूपी पुलिस में इन्होंने ज्वाइन किया, समझे। और 31 जुलाई 1917 में डीवाईएसपी की पोस्ट से ये रिटायर हुए। डीवाईएसपी की पोस्ट जो है, जावेद सबा भाई बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से आप जुड़े हुए हैं, इतना अहम बड़ा शायर जावेद सबा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम आपको सलाम करते हैं जावेद भाई। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जो है ये 1917 में 31 जुलाई 1917 में रिटायर हो गए। अब इनके कारनामे जो सर्विसेज में हैं, अभी तो मैं बाद में शायरी पर इनके आऊँगा हजरात, इसका जो अलग से जो इनका रिज्यूम है, जो इनका बायोडाटा है, वो तो सुनिए हजरात। इनका बायोडाटा है कि नौकरी के दरमियान प्रेसिडेंट मेडल के लिए इनका सिलेक्शन हुआ। प्रेसिडेंट मेडल कोई आसानी से नहीं मिलता हजरात। प्रेसिडेंट मेडल जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, फौज में या क्या बोलते हैं पुलिस में, उनका सिलेक्शन होता है हजरात। और हमारे चरण सिंह बशर का सिलेक्शन प्रेसिडेंट मेडल के हुए हुआ और चरण सिंह बशर को APJ अब्दुल कलाम के हाथ से प्रेसिडेंट मेडल मिला। ये कारनामा कोई कम नहीं है हजरात। मतलब एक शख्स देखिए उसके ज़िंदगी के कितने पहलू। वो एक शायर अच्छा है, समझे, और नौकरी में वो जब तक रहा पूरे शान के साथ रहा, और उसको जो इनाम इकराम और की बरसात उसके ऊपर हुआ। प्रेसिडेंट मेडल APJ अब्दुल कलाम ने इनको दिया, समझे। और इसके अलावा इनका एक एहसान मेरे ऊपर इतना बड़ा है कि मैं उसको नहीं भूल सकता। वो एहसान ये है कि ये 11 साल गवर्नर उत्तर प्रदेश के 11 साल तक वो रहे सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर के दौरान एक गवर्नर थे जो हरियाणा के थे, वो उर्दू पर्शियन के आदमी थे। मेरे वालिद थे प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद के भी जानने वाले थे। तो मैंने नोएडा में एक बड़ा मुशायरा किया, बहुत अहम बड़ा मुशायरा किया। और उस मुशायरे में मैं चाहता था गवर्नर साहब आए, तो मैं गया। तो उसी प्रीमिसेस में जिसमें गवर्नर हाउस है लखनऊ में, सरदार चरण सिंह बशर का भी मकान था। मैं इनके पास गया और इनसे मैंने कहा कि भाई ये लेटर है यार, वो गवर्नर साहब को ले जाना है, हम मुशायरा कर रहे हैं बड़ा। तो इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने हमारी राह कुछ आसान की। हम गवर्नर तक गए, गवर्नर साहब से मिले। और गवर्नर साहब तो बहुत ही शौकीन आदमी थे, बहुत अहम आदमी थे। क्या नाम था गवर्नर साहब का? सूरज भान साहब। सूरज भान क्या आदमी थे सर। सूरज भान साहब थे। और सूरज भान जी ने हम गए, हमने कहा सर ऐसा ऐसा है और आपको मुशायरे में आना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो हम कहने लगे डेट। हमने कहा साहब डेट अगले महीने की कोई भी डेट जो आपको सूट करे आप कर दीजिए। तो उन्होंने एक डेट जो है नोट करवा दी अपने PO को बुला के कि इस डेट में हमें नोएडा जाना है मलिकज़ादा जावेद के मुशायरे में। अच्छा, वो मुशायरा इस लिहाज से भी बहुत बड़ा था कि उस मुशायरे को स्पॉन्सर्ड किया था राष्ट्रीय सहारा ने, समझे। और उसमें बड़े अहम लोग जो थे, इरशाद मिर्ज़ा साहब जो कानपुर के टैनरी के बहुत बड़े टैनर हैं, वो उसकी सदारत फरमा रहे थे। इसके अलावा कुछ फिल्मी सितारे भी मौजूद थे। अर्जुन आया था जो महाभारत में था, अर्जुन बना हुआ था, वो था। उसके बाद शोएब इलियासी थे और राज बब्बर थे। मतलब पूरी एक कहकशां बिखरी हुई थी। इसके अलावा मैं परवेज़ हाशमी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कांग्रेस के उस ज़माने में मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे तो जानने वाले थे, क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा साहब कुछ करना नहीं है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम मैं नोएडा में कर रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है,
पता नहीं क्यों मतलब यहाँ के लोगों को आदत है मुशायरे की कि नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी 4 बसें हमें दे दीजिए। तो कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा साहब 2 बसें जो पुरानी दिल्ली में जहाँ सामीन बहुत हैं, मुशायरों के दिलदादा लोग हैं, और 2 बसें जो हम वहाँ खड़ी करेंगे अपने ओखला में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 4 बसें मुझे दे दिया फ्री ऑफ कास्ट, और हमने 2-2 शायर लगा दिए कि भाई आपका काम ये है कि उस इलाके के लोगों को ले जाना और मुशायरे गाह तक पहुंचाना, और उसके बाद उनको वापस वहीं छोड़ देना। एहतियातन मैंने इसका बहरहाल 4 बसें भर के आई हैं हमारे यहाँ। बहुत बड़ा यहाँ पर उतना बड़ा इवेंट आज तक मुशायरे के हवाले से नहीं हुआ, और जितने शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग बड़े लोग थे सब हमारे सपोर्ट कर रहे थे। गुलशन कुमार ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक हैंडसम अमाउंट दिया था। गुलशन कुमार, दर्शन कुमार ने उस ज़माने में हलीम साहब IAS थे, वो थे। मतलब सारे लोगों ने मदद किया, और बहुत ज़बरदस्त मुशायरा इतना ज़बरदस्त हुआ कि मैं बता नहीं सकता। इसी दरमियान अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि सूरज भान के जो एक भतीजे थे वो MP थे, जो बाद में भी सेंट्रल मिनिस्टर हुए। उनके एक जानने वाले आए, कहने लगे भाई वो MP हैं, तो आप ये बताइए कि उनकी तकरीर कहाँ होगी और वो कहाँ बैठेंगे, किस जगह आएंगे। मैंने कहा साहब माफ़ कीजिएगा, ये मुशायरा है, कोई सियासी जलसा नहीं है। वो आए, बाइज्जत तौर पर आए, अब सामने सोफे पर बैठे मुशायरा सुने। अरे कहने लगे साहब ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ के MP हैं, मुशायरा सुन, वो तो तकरीर करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा साहब माफ़ कीजिएगा, राम प्रकाश बेखुद भाई भी जुड़े हुए हैं, इतना अहम शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहने लगे, हमने कहा साहब नहीं, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। किसी सियासी आदमी को मैं स्टेज पर अपने नहीं, सिर्फ अदबी लोग होंगे, क्योंकि गवर्नर का भी जो पोस्ट होती है वो पॉलिटिकल नहीं होती है। इस वजह से गवर्नर साहब, क्योंकि उर्दू पर्शियन के आदमी हैं, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। चुनांचे ये हुआ साहब, बड़ी दिलचस्प बात उसमें हुई कि वो साहब जो है नाराज़ हो गए, और उन्होंने जाके गवर्नर का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। उनके भतीजे होते थे, रिश्तेदारी थी, समझे। उन्होंने वो प्रोग्राम हमारा मनसूख करा दिया, और पता ये चला कि वहाँ से फिर एक लेटर आ गया यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि साहब वो गवर्नर साहब नहीं आ रहे हैं, उनको कहीं जाना है, अपना किसी और जगह उनकी मसरूफियत हो गई। अब मुझे बड़ा धचका लगा, मैं बड़ा, क्योंकि एकदम सारा प्रोग्राम ही गड़बड़ होने लगा। तो मैंने फिर चरण सिंह बशर को फ़ोन किया, और चरण सिंह बशर से कहा कि यार तुम्हारे रहते हुए कैसे ये हो गया कि हमारा प्रोग्राम गवर्नर साहब ने वक्त दे के। तो चरण सिंह बशर साहब ने ये कहा कि जावेद साहब, ये नामुमकिन है कि गवर्नर साहब की ईमा के बग़ैर हुआ है, ये हो सकता है इसमें इनके ADC वगैरह इन्वॉल्व हों। उन्होंने अपने अस्तर से कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया। और फिर चरण सिंह बशर ने पता लगाया, और पता लगाने के बाद मुझसे कहा कि आप एक काम ये कीजिए कि एक उर्दू में ख़त लिखिए गवर्नर साहब को, और ये फैक्स नंबर है, यहाँ भेज दीजिए गवर्नर हाउस में। उर्दू का कोई ख़त आता है तो लोगों की समझ में नहीं आता है ADC वगैरह, वो फ़ौरन भेज देते हैं अंदर, समझे। तो मैंने उर्दू में एक बहुत बड़े आदाब अलक़ाब के साथ सब एक बड़े बेहतरीन जज्बाती सा ख़त लिखा गवर्नर साहब को कि आप कि इससे दिल टूट गया नोएडा के लोगों का, और ये वो सब दुनिया भर का लिखा। और वो ख़त जैसे ही पहुंचा, मामिन साबित हुए चरण सिंह बशर उसको अंदर पहुंचाने में। और गवर्नर साहब ने जब ख़त पढ़ लिया वो, तो उन्होंने एक अच्छी खासी क्लास जो है अपने स्टाफ की ली, और उन्होंने कहा कि ये डेट तो मैं तय कर चुका था, ये मेरे दोस्त का बेटा है, भतीजा है मेरा, किसने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया। इस बात के गवाह चरण सिंह बशर साहब मौजूद हैं
वो अगर माविन ना साबित होते तो फिर गवर्नर साहब का आना हमारे मुशायरे में बहुत मुश्किल था। तो चरण सिंह बशर एक ऐसा शख्स है, ऐसा मोहब्बती इंसान है कि ये लोगों के काम इतने आते हैं कि बयान से बाहर है। उसका एक बात मैंने आपको उस सिलसिले की मुझे बताई। तो चरण सिंह बशर साहब को हजरत बड़ी इज़्ज़तें हासिल है मुशायरे के स्टेज पर। इसके अलावा अपने डिपार्टमेंट में खालिद अंसारी भाई शुक्रिया, शाहमीर ख़ान साहब शुक्रिया। बात हो रही है हमारे अहद के मुमताज़ शायर सरदार चरण सिंह बशर के बारे में। तो हज़रत फिर ये हुआ कि इनको हर जगह जो इनकी पजीराई, इनकी इज़्ज़त, इनके सलूक, इनके हुस्न अखलाक और इनके कारनामों की वजह से होता रहा है। मुनीर अंजुम भाई शुक्रिया, शिवचरण बंधु भाई क्या शानदार गवर्नर थे। बिल्कुल साहब, शायद शिवचरण बंधु भाई कह रहे हैं कि क्या शानदार गवर्नर थे, बिल्कुल शानदार गवर्नर थे साहब। तो ये रहा सरदार चरण सिंह बशर का। अच्छा साहब, इसके बाद इनका जो कारनामा और सुनिए कि 2000 और 2001 के दरमियान ये पीस कीपिंग मिशन में कोसावो में रहे, हिंदुस्तान से बाहर रहे, जो मेरा ख्याल है उसमें रहे होंगे जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो वो बनाई गई थी फ़ौज, जिसमें हर मुल्क के लोग होते हैं। तो उस सिलसिले में 2001 में ये सिलेक्शन इनका हुआ कोसोवो के लिए, जहाँ पर इन्होंने 2 UN मेडल इनको मिले। इनके काम की वजह से इनको 2 UN मेडल मिले साहब। ये इनकी कारनामा है। अच्छा, अब इनके साथ इनकी ज़िंदगी में ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, और ये मैंने देखा है कि इनकी जो बेगम है मंजीत, वो जगाधरी हरियाणा की रहने वाली हैं भाभी हमारी। मतलब शायरों की बीवियों पर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी रहती है कि वो इनको ठीक ठाक और सुधार देती हैं, और वो इनको आगे बढ़ाने में बहुत माविन साबित होती हैं। बिलाशुबा सरदार चरण सिंह बशर की बुलंदी में और उनकी कामयाबी में हमारी भाभी मंजीत सिंह का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग इनके घर गए होंगे वो ज़रूर भाभी से मिले होंगे और मिल के बहुत खुश हुए होंगे। उनके अखलाक से, उनकी मेहमान नवाजी से उनको मालूम है कि शौहर के दोस्तों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, किस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तेज सिंह साहब जुड़े हुए हैं, शाहमीर ख़ान भाई हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और शायद शिवचरण बंधु भाई भी हमारे साथ बहुत रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा, इनके 3 बच्चे हैं, सुनिए सैयद, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां। बड़ी बेटी प्रीत दोहा खतर में। अभी हम मेरा ख्याल है हम और सरदार चरण सिंह बशर 2 साल पहले दोहा कतर के एक बड़े मुशायरे में गए थे। अब वहाँ सरदार चरण सिंह बशर के बारे में जो होटल में जब मालूम किया तो पता ये चला कि वो अपनी बेटी के यहाँ ठहरे थे, बेटी और दामाद के यहाँ रुके थे। फिर उनसे जब मुलाकात मुशायरे में हुई तो बेटी और दामाद भी आए थे, और इन्होंने सरदार चरण सिंह बशर ने तमाम शायरों से अपनी बेटी और अपने दामाद से मुलाकात कराई। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उसके इनकी बेटी को और इनके दामाद से मिल के। वो दामाद जो है इनका केमिकल इंजीनियर है, बहुत अहम पोस्ट पर है, बहुत अच्छी जगह है दोहा कतर में हजरत, समझे। और इनका एक बेटा है, अच्छा एक छोटी बेटी है जो मेरा ख्याल इनके साथ रह के अपनी मुकम्मल पढ़ाई कर रही है माँ बाप के साथ रह के। और बेटा जो है उसका नाम है तेज सिंह। इंडिगो एयरलाइंस में वो है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है। तेज सिंह सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है इंडिगो एयरलाइंस में, और दिल्ली में पोस्टेड है। तो इन्होंने हजरत अपनी जो शख्सियत को इस तरीके से सजाया संवारा है कि इनकी फैमिली की तरफ से मुतमईन है, और बाकी जिनकी बैकग्राउंड जो भी है वो भी ये शुभ बशर
शुभ बशर जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया शुभ बशर भाई, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी जीजी विशा है, बहुत शुक्रिया हजरात। और साहब इनको, अब इनको शायरी का शौक कैसे हुआ ये भी सुन लीजिए। ज़िंदगी में इस आदमी के, अपनी ज़िंदगी में इसने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की, और ख़ुद को इस तरीके से, अब ख़ुद को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों को इस तरीके से अपनी बेगम के साथ मिल के सजाया संवारा कि वो मिसाल जो है बहुत कम मिलती है, ख़ास तौर से शायरों के घरों में। पहली आज़ाद नज़्म इन्होंने कही जब ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब इन्होंने पहली आज़ाद नज़्म कही। और इन्होंने अपना पहला मुशायरा 1986 में बरेली में पढ़ा। पहला मुशायरा इन्होंने बरेली में पढ़ा, जनाब इन्होंने चरण सिंह बशर। अब साहब इनका जैसा दो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या वो भी सुन लीजिए, समझे। वो एक मुशायरे में ये गए जिसमें YB चौहान होम मिनिस्टर उसके मेहमान खुसूसी थे, वो वहाँ मौजूद थे। और वही एक ये बाबरी मस्जिद का रफ़ीउद्दीन राज भाई शुक्रिया, मोहम्मद उसामा रावत भाई, वसीम मलिक भाई सूरत से जुड़े हुए हैं। बताइए इतने अहम लोग जुड़े हुए हैं, और ये बरकत जो है सरदार चरण सिंह बशर की कि उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से, पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वही बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। होम मिनिस्टर YB चौहान साहब मुशायरे की सदारत कर रहे थे या मेहमान खुसूसी थे। तो इन्होंने आके शेर ये पढ़ा कि खुदा के घर को दुनिया में कभी तोड़ा नहीं जाता, खुदा के घर को दुनिया में कहीं तोड़ा नहीं जाता, गलत साबित करे मुझको तो वो इंसान ले आओ, गलत साबित करे मुझको तो वो इंसान ले आओ, अभी भी वक्त है तुमको बशर आगाह करता है, ख्याले कुफ्र से तौबा करो ईमान ले आओ। जौहर कानपुरी हमारे अहद का बड़ा शायर, समझे, मुशायरे का स्टेज का अलबेला और जियाला शायर जौहर कानपुरी जुड़ा हुआ है, मोहम्मद हसीब भाई जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक भाई जुड़े हुए हैं। तो साहब इन्होंने कहा है खुदा के घर को दुनिया में कहीं तोड़ा नहीं जाता, गलत साबित करे मुझको तो वो इंसान ले आओ, अभी भी वक्त है तुमको बशर आगाह करता है, ख्याले कुफ्र से तौबा करो ईमान ले आओ। YB चौहान साहब को अब मेरा ख्याल है जिंदा है या मर गए, मेरा ख्याल मर गए होंगे। बहरहाल उन्होंने तो ये किया कि वो जब गए तो जाने के बाद उन्होंने पता लगाया कि भाई वो एक सरदार आया था मुशायरे में, ज़रा सा उसका पता लगाओ। कहने कि उसकी जांच कीजिए, समझे, उसकी जांच कीजिए, समझे। और वो तो आग लगा देगा दुनिया में, समझे। सीधे सीधे ये कह रहा है कहीं फसाद ना हो जाए, बवाल ना हो जाए, हंगामा। हसन काजमी भाई जुड़े हुए हैं, सलाम पेश करता हूँ हसन भाई आपको, समझे। कहने लगे कि उसको ले आ। चुनांचे इनकी जांच हुई साहब। जांच में एक ऑफिसर आया, समझे, DYSP रैंक का। अब वो ऑफिसर आया, पूछा कि भाई क्या मामला है, तुम बताओ भाई, क्यों पढ़ा तुमने ऐसा ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, बस ये शेर था, ये सच्चा शेर है, मैंने ये पढ़ दिया, ये 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए, उस पर वो हो गया, समझे। तो जो दिलचस्प बात है कि जो जांच का अधिकारी आया था वो भी शायर निकला। गुफ्तगू के बाद उसने भी इनको शेर और सुनाना शुरू किया, और उसने बताया कि हमें शायरी से दिलचस्पी है, और उसने जांच है कि रिपोर्ट ऐसी लगाई कि ये बिल्कुल साफ वो बचा के इनको ले गया, जिसको ये बड़ी दुआएं देते हैं कि हमारा उस वक्त कैरियर बहुत ख़तरे में था,
हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, हमारी नौकरी जा सकती थी, कुछ चला जाता था, लेकिन उस शख्स ने मुझे बचाया और मेरी जांच रिपोर्ट बहुत ही शानदार और बहुत साफ़ सुथरी दी, जिसकी वजह से मैं बच गया। और मैं उस शख्स का एहसानमंद हूँ और उसके लिए दुआ गो हूँ कि वो जहाँ भी है खुश रहे, आराम से रहे। ये दुआएं ये देते हैं चरण सिंह बशर उसको समझता। एक वाक़या और भी सुन लीजिए साहब इनका, वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये वाक़या दुबई का है। वाक़या ये है कि अहमद फराज ये पहली मरतबा दुबई गए थे, तो इनको ज़्यादा ये भी तजुर्बा नहीं था, ज़्यादा मालूम नहीं था कि कौन कितना बड़ा शायर है, कितना बड़ा मर्तबा है, उसको उससे किस तरीके से बात करना चाहिए, कैसे गुफ्तगू करना चाहिए, कितना अदब कितना लिहाज रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो नए अंदाज, जैसे मुब्तदी लोग, हम लोगों ने भी अपने ज़माने में जब शायरी करते थे तो फिर किसी को, तो ये हुआ कि अहमद फराज सामने सोफ़े पर बैठे हुए थे। अहमद फराज की आदत है, अहमद फराज स्टेज पर नहीं बैठते। दिल्ली में भी मुशायरे DCM के और बहुत से मुशायरों में मैं उनके साथ शरीक रहा। वो हमेशा सामने सोफ़े पर बैठते हैं। जब उनका नाम पुकारा जाता है, नाज़िम मुशायरा उनको आवाज़ देता है, तब वो स्टेज पर आते हैं और अपना कलाम सुनाते हैं। तो वहाँ भी हुआ, दुबई में सामने सोफ़े पर बैठे हुए थे और गालिबन सफ़र से इतना थक गए थे कि वो उनूदगी में थे। मुशायरे पर कम तवज्जो थी, उनूदगी में ज़्यादा थे। अब सरदार चरण सिंह बशर जो हैं वो आए माइक पर। आने के बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा। शेर यूँ था कि सितमगरों के दरमियाँ ये ज़िंदगी गुजारना, सितमगरों के दरमियाँ ये ज़िंदगी गुजारना, बड़ी अजीब जंग है न जीतना न हारना, बड़ी अजीब जंग है न जीतना न हारना। तो इस पर जब एक शोर बरपा हुआ सामईन का, और जो दो दादो तहसीन का शोर उठा, तो वो थोड़ा सा उलूदगी से अहमद फराज जागे और फिर उन्होंने ध्यान से देखा स्टेज की तरफ से इनको पढ़ते हुए समझेदार। उसके बाद इन्होंने जो अपना बहुत ही मारकुतुल आरा शेर, ये हजरत सिर्फ कोई सरदार ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। और शेर सुनिए, यह था कि फूल था मैं मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, फूल था मैं मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और फिर कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो, और फिर कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। अरे साहब, इस पर तो बिल्कुल स्टैंडिंग लोग खड़े हो गए और खड़े हो के तालियां बजाई। और इनको जो दादो तहसीन का एक पूरा मतलब सामईन का पूरा एक फिजा कुछ ऐसी हो गई, वो हंगामा मचा कि बयान नहीं कर सकते। फिर से मैं वो शेर सुना दूं, फूल था मैं मुझको एक कांटा बना कर रख दिया, और फिर कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। इसकी बैकग्राउंड कहना नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो हजरत अब साहब उन्होंने, अहमद फराज ने बड़े ध्यान से इनको देखा, समझे, बड़ा मुतासिर हुए इनसे। और दूसरे दिन होटल में, 7 स्टार होटल में, बहुत बड़े होटल में, ये भी वहीं खड़े थे। और ये देखिए हमारा दोस्त, हमारा भाई, अच्छा शायर आदिल रशीद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका ये कारनामा आप लोगों से बताता चलूँ आदिल रशीद का, कि ये जो हमारे साथ वीडियो बन रहे हैं, इन्होंने वादा किया है कि वो सबको YouTube पर डालेंगे, हमारा एक अलग, तो ये महफूज कर लेंगे, जिसके लिए मैं तो आदिल रशीद साहब को अपना सलाम पेश कर रहा हूँ। आप लोगों से भी कहूँगा कि इनको दुआओं से नवाजिए। तो साहब दूसरे दिन जब ये मिले, मेरा ख्याल है कमरे से निकलते वक्त मेरा ख्याल ब्रेकफास्ट पर जाते वक्त, तो वो उन्होंने बहुत गौर से फिर देखा इनको, अहमद फराज को। अहमद फराज ने फिर इनको देखा और वहीं से इनको कहा, ऐ सिक्खा
ऐ सिक्खा इधर आओ, ऐ सिक्खा इधर आओ। अब सिक्खा जो है वो एक प्यार का लफ्ज़ होता है, जिससे आदमी मोहब्बत करता है, उससे प्यार में बोलता है ऐ सिक्खा इधर आओ। मतलब सिख को और मोहब्बत से बुलाने के लिए सिक्खा। क्योंकि ख़ुद अहमद फराज पंजाबी पठान थे और अहमद फराज को बहुत अच्छी पंजाबी आती थी, और अहमद फराज ने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे तुम हमारे साथ आओ, समझे। और वो उनको अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कि आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे, समझे, पूरे मशगूलात के साथ आज तुम हमारे मेहमान। तो इस शख्स के अंदर जो है चरण सिंह बशर, इस शख्स के अंदर एक जादुई कोई चीज़ है जो बड़े बड़े लोगों को लम्हों में मुतासिर कर देता है, समझे, अपनी शख्सियत से, अपनी शायरी से, अपने रवैयों से और अपने लबो लहजे से, समझे साहब। तो इनका ये था। और एक वाक़या तो हज़रत कमाल का है जो मैं उस्मान उतरौली भाई सुनिए ये वाक़या। भारती शर्मा जिंदाबाद, तुम हमारे साथ जुड़ी हुई हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक मुशायरा होता है सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी करती है, और उस मुशायरे में जो शोरा जाते हैं उनको वो उम्रा करवाती है। अभी मैं 4-5 साल पहले मैं गया था और मैं भी उसी मुशायरे के हवाले से उम्रा करके आया हूँ, इंडियन एम्बेसी के मुशायरे। तो मुझसे पहले शायद ये गए थे सरदार चरण सिंह बशर। तो ये हुआ कि भाई आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए, आपको चलना है वहाँ पर उम्रे के लिए। तो ये भी तैयार हो गए, समझे। तो इनको लोगों ने मना किया भैया कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ मुस्लिम लोग जो है वही उस प्रीमिसेस में इजाज़त है उनको वहाँ जाने की, उम्रे की, समझे, तुम्हें इजाज़त नहीं, तुम यही रहो कमरे में। अब ये साहब जो थे ये बेचारे, इनको मालूम नहीं था, बहरहाल ये और बशीर बद्र साहब जो है अपनी अलालत की वजह से नहीं गए थे, ये लोग रह गए और बाकी लोग उम्रा करने के लिए चले गए। लेकिन ये बात इनको महसूस हुई कि अगर मैं आया था तो, लेकिन सिर्फ इस वो है कि मैं सरदार हूँ। जाहिर है कि वहाँ का अपना कानून है, अपना रूल है, और उस रूल की पासदारी हर आदमी करता है, हर आदमी को करना चाहिए। अब इन्होंने शेर कहा साहब, सुनिए, कि मेरी जानिब भी खुशबुए मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। कौन कह रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा। कह रहा है सरदार चरण सिंह बशर कि मेरी जानिब भी खुशबुए मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, दरीचे खोलो मगरिब के मदीने की हवा आए। दरीचे खोलो मगरिब के मदीने की हवा आए। और ये शेर बतौर ख़ास सुने कि दरे सरकार तक अपनी रसाई जब न हो पाई, दरे सरकार तक अपनी रसाई जब न हो पाई, मदीने जाने वाली रह गुज़र पर सर झुका आए। मदीने जाने वाली रह गुज़र पर सर झुका। ये दो शेर वहीं पर इनके हुए। तो आप इस शख्स की अक़ीदत और मोहब्बत को महसूस कीजिए जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के साथ इस शख्स के, समझे। ऐसे लोग, ऐसे कंपोजिट कल्चर के लोग, ऐसे बड़े लोग अब बहुत कम मिलते हैं हज़रात, बहुत कम लोग ऐसे हैं। सरदार चरण सिंह के पास, बशर के पास ऐसा कोई इम्तियाज़ नहीं है कि क्या बोलते हैं हम सरदार हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। हर आदमी को ये शख्स उतने ही मोहब्बत, खुलूस और प्यार से पेश आता है हर आदमी के साथ, हज़रात। तो ये सरदार चरण सिंह के बशर का ये 2-3 वाक़यात थे
जो मैंने आपको सुनाए। अब आप इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि ये आदमी कितना प्यारा आदमी है, कितना बढ़िया इंसान है, कितना शानदार आदमी है। हज़रत अब मैंने कुछ शेर हामिद गौहर भाई लगे हैं, जौहर कानपुरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर कानपुरी सरदार चरण सिंह बशर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और खुदा इनकी दोस्ती को कायम और दायम रखे, और इन दोनों की दोस्ती को किसी की नज़र ना लगे। भारती शर्मा बहुत शुक्रिया। हाँ, मदीने जाने वाली रह गुज़र पर सर झुका आए, मदीने जाने वाले रह गुज़र पर सर झुका आए। भारती शर्मा ये मिसरा था। आदिल रशीद भाई आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत नवाजिश, बहुत करम मेरे दोस्त, बहुत। अब साहब एक गज़ल इनकी सुन लीजिए। शेर यूँ है इनके गज़ल का कि सर उठा के मत चलिए आज के ज़माने में, सर उठा के मत चलिए आज के ज़माने में, जान जाती रहती है हौसला दिखाने में। सलीम असलम निज़ामी भाई बहुत शुक्रिया। भारती शर्मा बहुत शुक्रिया। सर उठा के मत चलिए आज के ज़माने में, जान जाती रहती है हौसला दिखाने में। शामिर खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हुए। जान जाती रहती है हौसला दिखाने में, किससे हक तलब कीजिए बेवफा ज़माने में, किससे हक तलब कीजिए बेवफा ज़माने में, होंठ सूख जाते हैं हौसला दिखाने में, होंठ सूख जाते हैं हौसला दिखाने में। और ज़रा ये भी शेर देखें कि हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते, अज़्म का भी हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में, अज़्म का भी हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। जाकिर मलिक भाई शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद हसीब भाई जुड़े हुए हैं, बहुत उम्दा भाई साहब। खो गए कहाँ मेरे एतबार के रिश्ते, खो गए कहाँ मेरे एतबार के रिश्ते, किसने बो दिए कांटे फूल से घराने में, किसने बो दिए कांटे फूल से घराने में। और ये शेर सुनिए कि मंजिलों की बातें तो ख्वाब जैसी बातें हैं, मंजिलें की बातें तो ख्वाब जैसी बातें हैं, उम्र बीत जाती है रास्ता बनाने में, उम्र बीत जाती है रास्ता बनाने में। ऐ बशर मेरी आँखें जुगनुओं की आदी थी, ऐ बशर मेरी आँखें जुगनुओं की आदी थी, किसने बिजलियाँ रख दी मेरे आशियाने में, किसने बिजलियाँ रख दी मेरे आशियाने में। हज़रत आपने देखा कि हमारे अहद का ये अलबेला शायर, इसका लबो लहजा कैसा है, इसकी शायरी की डेप्थ कैसी है, समझे, कितनी रवानी है इसके मिसरों में, इसका अंदाज़ा आपको इनके गज़ल सुन के हो गया होगा। हज़रत कुछ शेर और सुन लीजिए कि मैंने मुख्तलिफ एक शेर इनके लिए, तेरा तो करम हम पे हमेशा ही रहा है, तेरा तो करम हम पे हमेशा ही रहा है, हमने ही पलट कर तेरी जानिब नहीं देखा। तसव्वुफ़ का शेर है, खुदा से गुफ्तगू है, समझे। इस शेर को कहीं भी रखा जा सकता है, इसके कई डायमेंशन हैं। तेरा तो करम हम पे हमेशा ही रहा है, हमने ही पलट कर तेरी जानिब नहीं देखा। क्या अच्छा शेर कहा है। जिंदाबाद चरण सिंह बशर। थोड़ी छाँव के लिए मुद्दत से ऐ बशर मियाँ, थोड़ी छाँव के लिए मुद्दत से ऐ बशर मियाँ, धूप में चल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, धूप में चल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। और ये शेर, मोहब्बत ही बशर फितरत है मेरी, मोहब्बत ही बशर फितरत है मेरी, मैं नफ़रत कर नहीं सकता किसी से। ये शेर जो है, मोहब्बत ही बशर फितरत है मेरी, मैं नफ़रत कर नहीं सकता किसी से, इस शेर को सामने रखिए और चरण सिंह बशर की पूरी ज़िंदगी और इसकी शख्सियत का अहाता कीजिए, तो ये शेर जो है उसकी नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देगा। किसकी? चरण सिंह बशर साहब की, समझे। मगरूर मुझको अपना हमेशा बनाए रख, मकरूज़
मकरूज मुझको अपना हमेशा बनाए रख, चाहूँ भी मैं तो कर्ज चुकाने न दे मुझे। क्या अच्छा शेर है ये भी, कि चाहूँ भी मैं तो कर्ज चुकाने न दे मुझे। और ये भी शेर देखिए कि शहर तक खाक होना है हमें भी, शहर तक खाक होना है हमें भी, लिपट जाएंगे हम भी रोशनी से। शहर तक खाक होना है हमें भी, लिपट जाएंगे हम भी रोशनी से। और ये शेर सुनिए, ये तो शेर इनका इतना, 4 मिसरे इनके सुन लीजिए। ये 4 मिसरे पूरी दुनिया का अहाता करते हैं, पूरी दुनिया के माहौल का अहाता करते हैं। शायर जो है वो अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने शहर का नहीं होता। शायर आलमी तौर पर अपने अशार में पूरे आलम को उन्वान बनाता है, अपनी शायरी का उन्वान बनाता है। अपने शेर पूरे आलम को देख के कहता है, जिनका विजन ज़्यादा है, जिनका विजन बड़ा है, वो पूरी दुनिया पर उसकी निगाह रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, समझे, और दुनिया किस तरीके से चल रही है, उसको मौजूए गुफ्तगू बनाता है। जो बड़ा शायर है, जिसके पास बड़ा विजन है। अब शेर सुनिए हजरात। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या अच्छे ये 4 मिसरे। चरण सिंह बशर जिंदाबाद दोस्त, तुम अपनी शायरी की वजह से उर्दू अदब में और उर्दू गज़ल में जिंदा रहोगे, ताबिंदा रहोगे। तुम एक बेहतरीन, हमें ये फ़ख्र है कि तुम हमारे हमअस्र हो, हमारे साथ मुशायरे शेयर करते हो, हमारे साथ बैठते हो, हमारे साथ गुफ्तगू करते हो। बिलाशुबा तुम एक बड़े घराने के बड़े अच्छे इंसान और बड़े अच्छे शायर हो, जिससे मोहब्बत पूरी दुनिया के उर्दू वाले शायरी के मद्दाह करते हैं, समझे। तुमने ये इज़्ज़त कमाई है, और इज़्ज़त पर हम सब लोग, जो हमारे दोस्त हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो लोग सामीन हैं, जो उर्दू वाले हैं, उर्दू की नई बस्तियां जहाँ तक हैं, वहाँ तक तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारे अशार पहुँच चुके हैं, और लोग गुफ्तगू में और हवाले में तुम्हारे शेर को पोस्ट करते हैं, तुम्हारे शेर पर गुफ्तगू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और यही आपका सरमाया है। आप बिलाशुबा एक बेहतरीन शायर हैं, जिस पर कोई दो राय किसी की हो ही नहीं सकती, समझे। और जो लोग आपके ताल्लुक़ में हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आप कितने बड़े इंसान हैं। खुदा आपको सलामत रखे, अच्छा रखे, और आपको ज़िंदा रखे, ताबिंदा रखे, और आपको अच्छे अच्छे शेर कहने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से आप शेर कहिए, और उर्दू शायरी के तारीख़ में अपने अशार से, अपनी शायरी से इजाफ़े कीजिए। ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि शहद का जब ज़िक्र होगा, इस दौर का जब ज़िक्र होगा, जदीद शायरी का जब ज़िक्र होगा, मौजूदा दौर के हालात का ज़िक्र होगा। हज़रात, एक बड़े तनकीद निगार ने ये बात कही है कि किसी अहद को समझने के लिए उस दौर का अदब पढ़िए, उस दौर की शायरी पढ़िए, उस दौर का क्या बोलते हैं वाक़यात पढ़िए। बिलाशुबा आपकी शायरी को पढ़ने के बाद लोगों को इस अहद की तारीख़ का पता चलेगा। आप इतने बड़े शायर हैं, आपका जो आपकी प्रीमिसेस है, जो आपकी पहुंच है, वो पूरी दुनिया तक है शायरी के हवाले से। इन जुमलों के साथ
मैं आपको दुआ देता हूँ। जावेद सबा भाई, उस्मान उतरौली भाई, भारती शर्मा, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ये कहूँगा आप तमाम लोगों से कि इस अलबेले, इस जियाले, इस मतवाले और इस गहरे अशार के कहने वाले इस मोतबर और मेयारी शायर के सिलसिले में आप लोग दुआएं ज़रूर दें और इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे और ये इसी तरीके से शायरी करते रहें और लोगों का दिल जीतते रहें। इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल या परसों किसी और एक अहम शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।